नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण और हिंदी की शिक्षण विधियों पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द विकारी नहीं होते। देखिए दोस्तों, विकारी शब्द और अविकारी है ना, एक होता है विकारी, दूसरा अविकारी। तो विकारी मतलब विकार या परिवर्तन, विकार या परिवर्तन, यानी कि जो शब्द है, यानी जिन शब्दों में लिंग, पुरुष, काल या वचन के आधार पर अगर परिवर्तन हो तो वो कहलाते हैं विकारी। जैसे क्रिया में भी होता है, विशेषण में भी होता है और सर्वनाम में भी होता है, और एक होता है संज्ञा, है ना। ये चार तो हुए विकारी शब्द, ठीक है। जबकि एक होता है अविकारी। तो अविकारी में आ जाते हैं कि लिंग, पुरुष, काल, वचन के आधार पर जब शब्दों में परिवर्तन नहीं हो, विकार नहीं हो ना, सेम के सेम रहे, वो कहलाते हैं अविकारी शब्द, ठीक है। अविकारी में अव्यय एक ही टॉपिक आता है, क्या आता है, अव्यय आता है, ठीक है, यानी जो सदा समान रहते हैं। अब अव्यय के भी कुल 5 प्रकार है दोस्तों, आपने 4 पढ़े होंगे, कुल 5 है। इसमें कौन सा है, जैसे एक तो क्रिया विशेषण आ गया, ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक, और एक और है निपात अव्यय, है ना, उनको भी अव्यय माना गया है। निपात यानी कि जो वाक्य में जिन शब्दों पर जोर दिया जाता है कि मुझे तो यह काम करना ही है, तो ही है, वो निपात शब्द है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ विकारी नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, क्रिया विशेषण। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 1 में विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। दोस्तों प्रश्न संख्या 2 है कि निम्न में से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता। देखिए नित्य बहुवचन का है कहने का मतलब जिसका एक वचन बनता ही नहीं है ना, वो कौन सा शब्द है। तो देखिए दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण या सोना। तो दर्शन, हस्ताक्षर और प्राण तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जबकि जो सोना है ये क्या है, धातु है, और धातु में से ये मतलब एक वचन है, ठीक है। सोना किस में आता है, एक वचन में। अब देखिए कहने का मतलब ये सोना है, वो क्या उतनी नित्य बहुवचन शब्द नहीं है। देखिए अब जो ये दर्शन शब्द है, ये आपके परिवेश रीट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है लेवल 1 में। तो दर्शन का कैसे बनेगा, मैंने भगवान के दर्शन कर लिए, है ना, तो बहुवचन हो गया। हस्ताक्षर का कैसे बनेगा कि आप अपने हस्ताक्षर कीजिए, ठीक है। और प्राण का होगा कि मेरी आंखों के सामने ही उसके प्राण निकल गए। ये सारे क्या है, ये बहुवचन में वाक्य है ना, इनका आप एकवचन नहीं बना सकते, ये नित्य बहुवचन है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या 2 में विकल्प नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। बहुत अच्छे प्रश्न है हिंदी व्याकरण के कि किस विकल्प में अव्यय भाव समास है। कौन सा समास पूछा है, समास का पहला प्रकार पूछा है अव्यय भाव, यानी जिसमें पहला शब्द है वो क्या रहता है, अव्यय रहे या उपसर्ग रहे दोस्तों, वो होता है अव्यय भाव समास, है ना। इसमें एक चीज ये भी होती है कि जो पुनरुक्त शब्द है, पुनरुक्त शब्द है ना, वो भी अव्यय भाव समास में ही आते हैं, ठीक है। अब देखिए हाथों हाथ, नील कमल, लंबोदर, गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा का आप देखोगे तो आप ऐसे करोगे गुरु की दक्षिणा, जो गलत है। गुरु की दक्षिणा नहीं होकर होगा गुरु के लिए दक्षिणा, यानी कि संप्रदान तत्पुरुष समास है यहाँ पे, ठीक है, यह नहीं होगा। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश यहाँ तीसरे अर्थ में आया है, तो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा, ठीक है। नील कमल, नीला है जो कमल, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा दोस्तों कर्मधारय समास। जबकि बच्चा कौन सा, हाथों हाथ, ये क्या है, पुनरुक्त शब्द है ना, हाथों हाथ, यानी कि इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में, रात तो रात, रात ही रात में, है ना, दिनों दिन, घड़ी घड़ी, ये शब्द अव्यय भाव समास के उदाहरण होते हैं। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है कि गुड़िया शब्द का बहुवचन होगा। देखिए गुड़िया शब्द पीछे क्या आ रखा है, आकारांत स्त्रीलिंग में, ठीक है, आकारांत है स्त्रीलिंग, ठीक है, ये शब्द है। अब ये एकवचन में होते हैं, इनके जब भी बहुवचन बनाए तो क्या होता है कि जो पीछे आकारांत है उसके हम चंद्र बिंदु लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ लगा, ये तो गुड़ियों हो गया, नहीं होगा, ये गलत है।
गुड़ियों हो गया, ये भी गलत है, गुड़ियाएँ भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, गुड़ियाँ होगा, है ना। यानी कि अंत में जो आकार आते हैं उस पर चंद्रबिंदु बहुवचन बनाने के लिए लगा दिया जाता है। जैसे गुड़िया है ना, ऐसे ही चिड़िया है दोस्तों, चिड़िया, चिड़िया एक वचन है, उसको बहुवचन लगा दिया, वो चिड़िया हो जाएगा। ऐसे ही डिबिया है ना, ये होती है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 4 में आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है कि चूहा बिल से बाहर निकला, वाक्य में कारक कौन सा है। देखिए जो चूहा है वो बिल से बाहर निकला, देखिए पहले तो देख लीजिए से विभक्ति किस में आती है, संप्रदान में तो के लिए आती है, संबंध में संबंध होता है, का के की रा रे री, है ना ने नी, और कर्ण कारक में, हाँ कर्ण कारक में से आता है, एक तो कर्ण कारक हो जाता है और एक अपदान, ये दो आपके पास विकल्प बचे, ठीक है। लेकिन कर्ण कारक में जो से है वो कोई माध्यम या साधन के रूप में आता है, ठीक है, माध्यम या साधन के रूप में आता है। जैसे मैंने चाकू से फल काटे, है ना, मैं बस के द्वारा अजमेर गया, तो से या के द्वारा ये चीज़ होती है। अब पदान कारक से होती है अलग होने के अर्थ में, एक स्थान से जब अलग होता है, जैसे तो कि पेड़ से पत्ता गिरता तो पत्ता पेड़ से अलग हुआ, उसी प्रकार चूहा बिल से बाहर निकला तो बिल से वो बाहर निकल गया ना, अलग हो गया, तो इस प्रकार यहाँ पदान कारक हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 5 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 है और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आए हैं। नेति शब्द का संधि विच्छेद होगा, नेति शब्द का संधि विच्छेद पूछा, ने प्लस ती, न प्लस ती, न प्लस इति या ने प्लस इति। तो देखिए नेति शब्द है, शब्द को देखिए, इसको शब्द को देखेंगे तो दो टुकड़े होंगे इसको, और क्या दो टुकड़े होंगे, यानी कि जो इसी का टुकड़ा होगा ने का, तो ये देखिए ए आ रखा है, ने में क्या आ रखा है ए आ रखा। ए किस में आता है, यानी कि हम कौन सा संधि विच्छेद कर रहे हैं तो उसमें संधि बनती है, ए आता है। तो देखिए अ न में तो हो जाएगा ए, ठीक है, और आगे प्लस इति का ई ले लो, है ना, तो ए प्लस ई बराबर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ये कौन सी संधि है दोस्तों, ये है गुण संधि। कौन सी संधि है, गुण संधि। इस प्रकार यहाँ न प्लस इति इसका नेति का संधि विच्छेद हो जाता है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 6 में विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। एक और अच्छा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 है, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द, रीट वालों जो रीट की तैयारी करें उनके लिए न्यू टॉपिक है। एक तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आप जाइए चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप लिंक दे रखा है एकल शब्द का, है ना, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे देखिए, एक तो एकल शब्द है उसका दे रखा है और एक विराम चिन्ह, है ना, ये दो नए टॉपिक जुड़े हैं आपके, दोनों पे मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का वीडियो बना दिया, देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक प्रश्न ऐसा आया कि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो। वाक्यांश क्या है, समुद्र में लगने वाली आग। देखिए दोस्तों ये जो शब्द है दावानल, बड़वानल, कामाग्नि, जठराग्नि, इनके अलावा आप बुक जो भी है आपके लेवल के अनुसार पढ़ लेना, उसमें अग्नि शब्द से समझिए ऐसा कोई नहीं मिलेगा, है ना, जो समुद्र में लगने वाली आग है। अब देखिए पढ़ते हैं, जठराग्नि क्या होती है, जठर यानी पेट, यानी पेट में जो लगने वाली आग अर्थात भूख, ये तो जठराग्नि हो गई। कामाग्नि होती है काम संबंधित अग्नि, काम की अग्नि, काम यानी यौन इच्छा की अग्नि, ठीक है, जिस व्यक्ति में ज़्यादा यौन इच्छा की प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, कामाग्नि होती है। इसके प्रकार इसके बाद देखो दोस्तों बड़वानल, बड़वानल होता है समुद्र में लगने वाली आग, है ना, ये बड़वानल होता है। जबकि दावानल होता है दाव प्लस अनल, यानी कि जो जंगल में लगने वाली आग है उसको दावानल कहते हैं। दावानल जंगल में लगने वाली आग, बड़वानल समुद्र में लगने वाली, कामाग्नि यौन इच्छा की आग, और जठराग्नि हो जाएगी भूख से संबंधित आग, ठीक है। तो इस प्रकार आपके समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहेंगे दोस्तों। तो प्रश्न संख्या जो 7 है दोस्तों वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। अच्छा प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द का है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथी का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है, ध्यान रखना, हाथी का पर्यायवाची नहीं है, ये फैक्ट ध्यान में रखो। देखिए द्वीप, अब एक आपको बता दें युग्म शब्द पढ़ते होंगे आप, उसमें देखिए एक तो ये छोटा दी आता है द्वीप, है ना, इसका तो हाथी हो जाएगा, ठीक है, और एक बड़ा आता है दी की मात्रा द्वीप, उसका होता है टापू, ठीक है। तो यहाँ पर आपके साथ में शब्द युग्म तैयार हो गया, ठीक है। कुंजर, तो कुंजर भी हाथी का है, और मतंग, मतंग भी हाथी का है, गयंद कह दे वो भी हाथी का, हस्ती कह दे वो भी हाथी का। लेकिन जो सारंग है वो सारंग किसका है दोस्तों, हिरण का है, हिरण का पर्यायवाची सारंग है, सारंग है, मृग है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 8 है दोस्तों वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 9 में। अब देखिए जो 8 प्रश्न थे वो तो व्याकरण से संबंधित है। अब जो 9वां प्रश्न है दोस्तों वो है आपके हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित। तो देखिए पहला प्रश्न देखते हैं शिक्षण विधियों का, यानी प्रश्न संख्या 9,
कि बालक जयशंकर प्रसाद के चित्र का माल्यार्पण करता है और नित्य उन्हें नमन करता है, इसका संबंध किस उद्देश्य से? ये उद्देश्य है, मैंने पहले बता चुका हूँ पहले के जो वीडियोस में, कि उद्देश्य से 1-2 प्रश्न किसी भी सब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभिव्यक्तात्मक, इसमें तो अभिव्यक्त करना होता है। बालक क्या कर रहा है, जो जयशंकर प्रसाद जी है उनका चित्र लगा हुआ, उनकी फोटो है, तो वहाँ पे माला पहना रहा है और उनको हाथ जोड़ रहा है, नमन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें अभिव्यक्त थोड़ी ना कर रहा है, कुछ अभिव्यक्त नहीं कर रहा है। सृजनात्मक तो होता है नई चीज करना ना, रचना करना, यहाँ कोई रचना कर नहीं रहा है ना। अर्थ ग्रहण वो तो पढ़ के करेगा, यहाँ पढ़ना थोड़ी रहा है। अभिवर्त्यात्मक होता क्या है? अभिवर्त्यात्मक होती है मन है स्थिति। क्या होती है दोस्तों? मन स्थिति। वो मनोस्थिति नहीं, सही शुद्ध शब्द भी यही है, मन स्थिति, यानी मन की स्थिति, जिसे कहते हैं नजरिया या दृष्टिकोण दोस्तों। नजरिया या दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, सोच भी कह सकते हैं, है ना। कहने का मतलब जयशंकर प्रसाद है, इस बालक की सोच में क्या है? एक आदर्श पुरुष है ना, एक अच्छा आदमी जिसका ये बालक सम्मान करना चाहता है, तो ये इसकी अभिवृत्ति सकारात्मक है, इसलिए वो उनको चित्र को माला पहना रहा है, नमन करता है ना। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या जो 9 है वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि आकलन की कौन सी विशेषता नहीं है? अधिगम एवं विकास को बल प्रदान करने के लिए, सभी बच्चों की तुलना एक दूसरे की प्रगति से करने के लिए, बच्चों की आवश्यकता जानने के लिए, या पाठ्यक्रम के लक्ष्यों प्राप्ति के लिए। आकलन क्या होता है? बालक ने क्या कार्य किया ना, यानी कि कार्य जो प्रदर्शन है वो आता है इसमें, और बालक के बारे में जितनी भी सूचनाएं एकत्रित करो वो सूचनाएं आती है। ठीक है, कार्य प्रदर्शन और सूचना, बस यही है आकलन, है ना, मूल्यांकन। इसकी विशेषता कौन सी नहीं है पूछा है, तो देखिए आकलन में बालक से संबंधित बालक के सीखने को, अधिगम को और विकास को बल प्रदान करेगा, ये तो इसकी विशेषता है। बच्चों की आवश्यकता जानने के लिए, बच्चों ने कितना सीखा वो चीज़ अलग है। ठीक है, आवश्यकता जानने के लिए बच्चे क्या सीखना चाहते हैं ना, उनकी आवश्यकता क्या है, उन्होंने क्या नहीं सीखा है वो हम सिखाएं ना, वो आवश्यकता, वो भी आकलन के माध्यम से होती है। और जो पाठ्यक्रम जो भी है लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ना, पाठ्यक्रम जितना भी है जो भी है उसको पूरा कराना है, उसके उस लक्ष्य तक में पहुंचना, तो ये भी आकलन में आता है। बच्चा कौन सा? सभी बच्चों की तुलना एक दूसरे से प्रगति करने के लिए। मैंने पिछला वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जो आपके आकलन या मूल्यांकन का जब टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें यह जरूर दे रखा है कि यह न करे। ठीक है, यह न करे, एक शिक्षक के रूप में आपको यह नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? एक तो देखिए आपस में तुलना नहीं करनी चाहिए बच्चों की, कि तू कमज़ोर है वो तेरे से होशियार है। इससे होता क्या है? इससे उनमें हीन भावना होती है, हीन भावना उत्पन्न होती है। तो तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। अंक ग्रेडिंग उनको छात्रों के सामने प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 10 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 है कि भाषण की तैयारी हेतु उपयोगी है। भाषण की तैयारी करनी है, उपयोगी क्या है? श्रव्य दृश्य साधन। तो देखिए श्रव्य दृश्य साधन भाषण के उपयोगी नहीं है। लिखित तो भी अब केवल लिख दिया है ना, बस भाषण हो गया, नहीं, उसको बोलने का तरीका भी होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। इनमें से कोई नहीं, हट गया। बच्चा कौन सा? कि विषय वस्तु से संबंधित प्रमाणिक सामग्री उद्धरण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्यों होगा राइट आंसर? क्योंकि इसमें लिखा है कि जो भी विषय वस्तु आपने भाषण में लिखी है पहले उसको आप तैयार करें, तो वो एकदम क्या होना चाहिए? प्रमाणिक सामग्री होनी चाहिए, सबूत के साथ होनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आप अगर मान लीजिए बाल विवाह पर भाषण दे रहे हो, ठीक है, एक उदाहरण देख लेते हैं एग्जाम्पल की, बाल विवाह पर आप भाषण देना चाहते हो तो उसके आंकड़े भी आपके पास हो तो वो प्रमाणिक होने चाहिए ना। ऐसा नहीं कि गलत हो तो फिर भाषण का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 11 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 है कि काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा? काव्य शिक्षण, जिसे कहूँ पद्य या कविता शिक्षण, है ना। अब इसका उद्देश्य पूछा है। देखिए व्याकरण के नियमों की जानकारी देना, ये तो भाई व्याकरण का ही उद्देश्य हो जाएगा ना, व्याकरण के नियम पढ़ाना। ठीक है, ये यहाँ नहीं होगा। संगीत कला में तो देखिए अपने विद्यालय से संबंधित कोई ऐसे नहीं है कि भाई कोई ऐसा भाषाई कौशल नहीं है या ऐसी कोई अपने शैली या विद्या नहीं है जिसमें आप गाना गाने में बच्चों को निपुण बना रहे हो ना, ये तो एक कौशल के रूप में हो जाएगा, तो इसको हटा दो। कल्पना शक्ति में वृद्धि करना, ये भी हट जाएगा, क्योंकि कल्पना शक्ति में वृद्धि करते हैं कहानियों के माध्यम से, नाटक नहीं। नाटक से तो अभिनय क्षमता का होता है, कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से कल्पना शक्ति होता है। यहाँ पूछा है पद्य यानी कविता, तो जब कविता गा रहे हो, आप कविता का गान कर रहे हो, तो उसमें रस और आनंद की अनुभूति आपको होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही यहाँ पे उद्देश्य हो जाता है काव्य शिक्षण का। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 12 में विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 13 पे। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि पढ़ने का प्रारंभ होना चाहिए दोस्तों।
तो देखिए पढ़ने का प्रारंभ किससे होना चाहिए, प्रश्न संख्या 13 है, पढ़ने का प्रारंभ होना चाहिए, किससे होना चाहिए पढ़ने का प्रारंभ, वर्णमाला से, कहानियों से, कविताओं से या अर्थपूर्ण सामग्री से। तो देखिए पढ़ने का जो प्रारंभ है ना, वो किससे होना चाहिए। तो देखिए केवल आप कहानियों से पढ़ने का प्रारंभ करो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना, और ना ही ऐसा कविताओं से ज़रूरी है, क्योंकि जो आप गद्य या पद्य जो भी है आपकी उसकी शैलियाँ विधाएं बहुत है, तो कहानियों से ही पढ़ना चाहिए, नहीं और ना ही कविताओं से, ये भी चीज़ गलत है। अब बच्चा कौन सा, एक तो वर्णमाला बच्चा और एक बच्चा अर्थपूर्ण सामग्री। तो देखिए दोस्तों वर्णमाला तो एक अक्षर ज्ञान के रूप में आता है, सामान्य अक्षरों का ज्ञान करवाना होता है वर्णमाला में, है ना, जो कि एक बालक के लिए होता है। यहाँ बालक के लिए पूछा नहीं, यहाँ पूछा पढ़ने का प्रारंभ हमेशा किससे करे। तो जो बड़ा होगा, व्यक्ति बड़ा होगा या बच्चा होगा, तो वो भी क्या करेगा, वो वर्णमाला से नहीं पढ़ेगा ना, वो किससे पढ़ेगा, अर्थपूर्ण सामग्री। जो भी पढ़ रहा है उसका अर्थ होना चाहिए, निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 13 में विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। अगर आप कक्षा में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग आपको शिक्षक सिखा रहा है या करवा रहा है तो क्या है, कक्षा की जटिलताओं को, जटिलता नहीं है यहाँ पे, गलत चीज़ है ना, कक्षा में समस्या थोड़ी ना होगी। शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, ये भी हटा दो, गहन नहीं है। शिक्षकों के लिए एक से अधिक भाषा यानी बहुभाषिकता है, वो गहन समस्या नहीं होकर एक भाषा संसाधन है ना। किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक बिल्कुल नहीं है। आपको अच्छा है ना भाई, एक से ज़्यादा भाषा सीख रहे हो ना, मातृभाषा आपको आती है तो आप विदेश जाओगे तो हिंदी सीखोगे, ऐसे नहीं पूरा जीवन मातृभाषा में बिताओगे। आप हिंदी सीखोगे, अंग्रेजी सीखोगे, तो एक आपके मातृभाषा में निपुणता बाधक थोड़ी ना होगा, ये चीज़ गलत हो गई। अब बच्चा क्या संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। एक से अधिक भाषा सीखोगे तो किससे सीखोगे, आप अपने मस्तिष्क में तर्क वितर्क सोच समझ यही तो करोगे, है ना, इससे आपका संज्ञान डेवलप होता है, तो संज्ञानात्मक विकास में सहायक हो जाता है बहुभाषिकता। इस प्रकार प्रश्न संख्या 14 में विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे दोस्तों। अंतिम प्रश्न है कि बच्चा पाठ में से समानार्थक शब्दों को छांटकर उसका वर्गीकरण करता है। समानार्थक, समान शब्द वाले, जो समान अर्थ वाले शब्द हैं उनको छांटता है और उसका वर्गीकरण करता है एक बच्चा। तो इसका संबंध है वो किस उद्देश्य से। आगे उद्देश्य 1 या 2 प्रश्न पक्का ही आएंगे देखना, और वो किसी भी सब्जेक्ट में आ सकते हैं। तो देखिए वो बालक कर क्या रहा है, अर्थ व्यक्तात्मक, अर्थ ग्रहणात्मक, अभिवर्तात्मक या अभिरुचात्मक। तो देखिए ये उसकी रुचि है, नहीं रुचि नहीं है, ठीक है, और ये उसकी सोच है, तो इसमें सोच क्या होनी है ना, ये सोच थोड़ी ना प्रदर्शित करिए। वो समान अर्थ वाले शब्दों को पहले छांटता है फिर उनका वर्गीकरण करता है ना, और अर्थ को व्यक्त नहीं करा बल्कि उसने क्या किया है, अर्थ को ग्रहण किया है दोस्तों, है ना, अर्थ को ग्रहण करना चाहता है ना, इसीलिए वो क्या करता है कि मतलब टुकड़े से टुकड़े करा, समान अर्थ वाले शब्द फिर उनको छांटता है फिर उनका भी वर्गीकरण कर देता है ना, तो इसका मतलब है कि वो अर्थ ग्रहण करना चाहता है। तो दोस्तों आपके 15वां प्रश्न है, इसका विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के आपके 15 हिंदी व्याकरण और शिक्षण वीडियो के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कि आपके 15 में से कितने सही हो रहे हैं, और हाँ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, इससे जो अब अगला वीडियो आने वाला है उसमें आपको बता दूं कि जो आपके साइकोलॉजी है दोस्तों, है ना, साइकोलॉजी के उसमें आपके जो 30 प्रश्न है दोस्तों, है ना, 30 प्रश्नों का एक अच्छा वीडियो आएगा। और ये प्रश्न है आपके, इसमें कम से कम 4-5 बुक रहेगी, यानी कि जो RBSC है, NCERT है ना, इसके अलावा जो धीर सिंह धाबाई जी की अवनी पब्लिकेशन है, वंदना जादौन की बुक है, इनमें से प्रश्न आएंगे। और प्रश्न कौन से, जो आपके एग्ज़ाम रीट या सीटेट एग्ज़ाम के में आने वाले हैं, ऐसे ही प्रश्न का वीडियो बनेगा नेक्स्ट, जो कल तक शायद हो जाएगा। तो दोस्तों उसको देखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।